हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि एवं परिवर्धन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कहाँ तक देख लिया था? पार्ट 1 में हमने देख लिया था परिवर्धन तक। परिवर्धन तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर वो लेक्चर देखिए। उसके बाद आपको ये लेक्चर देखना है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पादप वृद्धि एवं नियामक, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनके बारे में आज पढ़ेंगे। हम इस सीरीज के माध्यम से आपको काफ़ी कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग करवा देते हैं, जिससे आपका टाइम बच जाता है। और आपको जो कोई डाउट होता है, जो शब्द मिलते हैं कठिन हिंदी के, उन सभी शब्दों को आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमको कहाँ से पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है पादप वृद्धि एवं नियामक से। तो चलते हैं, वहीं पर अपने पहुँचते हैं और पढ़ते हैं। ये देखिए, हमने परिवर्धन तक पढ़ चुके थे। अब आज हमको पढ़ना है पादप वृद्धि एवं नियामक। इसके बारे में क्या बोल रही है एनसीईआरटी? सबसे पहले एनसीईआरटी ने इसकी विशिष्टताएं बताई हैं। क्या बताया एनसीईआरटी ने? पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पीजीआर होते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इसे इंग्लिश में बोल देते हैं पीजीआर। याद रखिएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हम अब आपको इसका नाम क्या बोलेंगे? पीजीआर बोलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, पीजीआर किसे बोलते हैं? पादप वृद्धि नियामक को ही बोलते हैं। ये पूछेगा ये कैसे होते हैं? ये होते हैं विविध रासायनिक संगठनों तथा साधारण तथा लघु अणु होते हैं। लघु अणु का मतलब क्या होता है? छोटे अणु होते हैं। ये एल्डोल सामिश्र, इसका क्या नाम होता है? एल्डोल 3 एस्टिक अम्ल, जिसे क्या बोलते हैं? IAA बोला जाता है। एडेनिन व्युत्पन्न परफ्यूरिराइल एमिनो प्यूरिन काइटिन कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, जो कि आता है एस्टिक एसिड, जिसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ABA बोला जाता है। और टर्बियन व्युत्पन्न कौन सा होता है? टर्बियन व्युत्पन्न होता है जिब्रेलिक अम्ल, जिसे क्या बोलते हैं? GA बोलते हैं। और गैस के रूप में कौन पाया जाता है? गैस के रूप में अपना एथिलीन पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? पादप वृद्धि नियामक दो प्रकार के होते हैं। आपको थोड़ा संक्षेप में बता दें। पहला होता है वृद्धि उन्नायक और दूसरा होता है वृद्धि संदमक। वृद्धि उन्नायक में कौन कौन से आते हैं? वृद्धि उन्नायक में ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिक अम्ल आता है और साइटोकाइनिन आता है। ये उन्नायक वृद्धि को, उन्नायक का मतलब क्या होते हैं? वृद्धि को प्रमोट करते हैं। वहीं पर दूसरे जो आते हैं वृद्धि संदमक आते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है एब्सिसिक अम्ल और एथाइलिन। ये कैसे होते हैं? वृद्धि संदमक होते हैं। अब आपको एक बात यहाँ पर और ध्यान देनी होगी। जो एथाइलिन होता है वृद्धि उन्नायक तथा वृद्धि संदमक दोनों प्रकार का होता है। ये आगे एनसीईआरटी ने बोला है बीच में, लेकिन आपको यही बता देते हैं कि जो एथाइलिन होता है वो वृद्धि उन्नायक तथा वृद्धि संदमक दोनों प्रकार का होता है। लेकिन क्या होता है, मुख्यतः ये किस में रखा जाता है? मुख्यतः यह वृद्धि संदमक में रखा जाता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने पादप हार्मोन जो है उनकी रासायनिक प्रकृति के बारे में बताया है। तो जो पहला ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन को क्या बोलते हैं? एल्डोल 3 एस्टिक एसिड बोला गया है। ये कैसा होता है? एल्डोल यौगिक होता है। उसके बाद जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन कैसा होता है? टर्पीन व्युत्पन्न होता है। ये सभी नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर साल नीट में बनते हैं। ये देखिए, एडेनिन व्युत्पन्न होता है और उसके बाद कैरोटीनॉइड व्युत्पन्न होता है। और ये देखिए, ये टर्पीन व्युत्पन्न कौन है? टर्पीन व्युत्पन्न जिब्रेलिक एसिड होता है। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कौन सा व्युत्पन्न होता है? साइटोकाइनिन एडेनिन व्युत्पन्न होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल कौन सा होता है? कैरोटीनॉइड व्युत्पन्न होता है। एब्सिसिक अम्ल कौन सा होता है? कैरोटीनॉइड। ये देखिए दिया गया है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं एब्सिसिक अम्ल। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ABA बोलते हैं। उसके बाद अपना लास्ट आता है एथाइलिन। एथाइलिन एकमात्र ऐसा पीजीआर है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये इन लाइनों में एनसीईआरटी बोल रही है। आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक, जिन्हें क्या बोलते हैं? पीजीआर। आपको अब हम पीजीआर से ही बोलेंगे, याद रखिएगा इनके इंग्लिश नेम भी। को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। पीजीआर का एक समूह वृद्धि उन्नायक क्रियाकलापों में लगा होता है, जो आपको हमने ऊपर बताया। एक कैसा होता है?
एक पीजीआर का जो एक समूह होता है वो उन्नायक क्रियाकलापों में लगा होता है। और दूसरा जो होता है जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार करता है, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक जिसे अनुवर्तनी बोलते हैं, वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि में क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। तो ये किस में आता है, ये उन्नायक क्रियाकलापों के अंतर्गत ये आते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें पादप वृद्धि नियामक बोलते हैं। जैसे कि कौन होते हैं, आक्जिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृद्धि उन्नायक में कौन कौन आते हैं, आक्जिन आते हैं, जिब्रेलिन आते हैं और साइटोकाइनिन आते हैं, आपको ऊपर बता दिया है। उनके समूहों के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूहों के दूसरे पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धिवाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। प्रसुप्ति क्या होता है, जब कोई बीज को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती तो प्रसुप्ति अवस्था में चला जाता है, उसी को यहाँ पर प्रसुप्ति बोला गया। और विलगन क्या होता है, विलगन जो होता है जब किसी पेड़ से कोई फल टूट कर गिरने लगते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, विलगन बोला जाता है, में भी शामिल होते हैं। एफसीसी कम्ल जिसे एबीए बोलते हैं, पीजीआर इसी समूह सदस्य का है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है। देखिए ऊपर आपको बताया था कि ये याद रखिएगा, जो गैसीय पीजीआर एथिलीन होता है वो किसी भी समूह में बैठ जाता है। किसी भी समूह में बैठने का क्या मतलब है, या तो वो वृद्धि उन्नायक हो सकता है या तो वो वृद्धि संदमक होता है। लेकिन ये देखिए एनसीईआरटी ने बोला भी है, कथन कारणों से यहाँ पर सवाल बन सकता है। क्या बोला है, लेकिन व्यापक तौर पर यह वृद्धि उन्नायक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होता है। वृद्धि उन्नायक नहीं होता, कैसा होता है, वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में काम आता है। अब आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आगे एनसीईआरटी बोल रही है पादप वृद्धि नियामकों की खोज। अब जो ये पीजीआर है इनकी खोज कैसे हुई, इनके बारे में एनसीईआरटी बोल रही है। क्या बोल रही है, रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है। मतलब कि एक संयोगवश इन 5 की खोज हुई है, इनका कोई खोजे जाने का अस्तित्व नहीं था, मात्र एक संयोग से इनकी खोज हो गई है, ये एनसीईआरटी बोल रही है। इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उसके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि केनरी घास, कानरी यहाँ पर कनारी लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केनरी घास इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा। केनरी घास का क्या लिया था, प्रांकुर चोल लिया था, जिसे क्या बोलते हैं, कोलियोपटाइल बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश नेम भी इसका याद रखिएगा, प्रांकुर चोल का, जिसे क्या बोलते हैं, कोलियोपटाइल बोलते हैं। वो लिया और उसको क्या किया, एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। अर्थात कैसा होता है, प्रकाशानुवर्तन होता है उसमें। प्रयोग की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर चोल का नोक संचारणी प्रवाह की जगह है, जो संपूर्ण प्रांकुर चोल के मुड़ने के कारण होता है, जिसे क्या बोला गया, जिसे आक्जिन के नाम से बाद में पहचाना गया। आक्जिन की खोज किसने की थी, आक्जिन की खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आक्जिन की खोज किसने की थी, ये वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसकी खोज की थी। और कहाँ पर की थी ये भी पूछेगा, कहाँ पर की थी, एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुर चोल के शिखर में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा, वैज्ञानिक का नाम भी याद रखिएगा और कहाँ पर की गई थी, जई के अंकुर के प्रांकुर चोल में। यहाँ पर ये प्रांकुर चोल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी मूलांकुर चोल दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रांकुर चोल में की थी, ध्यान रखिएगा। ये कौन था, ये आक्जिन था। ऊपर जो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है ये किसका है, फ्रांसिस डार्विन तथा चार्ल्स डार्विन का है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब क्या लिया, केनरी घास के प्रांकुर का जब सिरा लिया तो उस पर एक दिशा से प्रकाश डाला तो उसका जो प्रांकुर शीर्ष था तो वो प्रकाश की ओर मुड़ जा रहा था। ये देखिए प्रकाश की ओर मुड़ जा रहा था, इस तरफ से क्या डल रहा था, प्रकाश डल रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, इसकी जांच के बाद पता चला कि ये आक्जिन के कारण हो रहा था। ये देखिए नीचे लिखा गया है, प्रांकुर चोल का अग्रभाग पादप वृद्धि नियामक आक्जिन का उद्गम स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी। आगे एनसीईआरटी दूसरे पीजीआर के बारे में बता रही है। बैकेन, बैकेन का मतलब क्या होता है, जो फूलिश सीडलिंग होती है, बैकेन होती है फूलिश सीडलिंग। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी कि बैकेन का मतलब क्या है।
ये धान के पौधे में हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, जो धान का पौधा था उसकी लंबाई बढ़ रही थी लेकिन सीड नहीं आ रहे थे। क्या नहीं आ रहे थे? सीड नहीं आ रहे थे। इसी को क्या बोल दिया गया था? फूलिश सीडलिंग बोल दिया गया था। बैक्यन धान के पौधे नवोद्भिद की बीमारी है जो रोगजनक कवक किसके द्वारा होती है, ये भी पूछेगा। किसके द्वारा होती है? जिबरेला फ्यूजिकोराई के द्वारा होती है। ई कुरुसोवा जो जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? ई कुरुसोवा ने रोग रहित धान के पौधे में रोग लक्षण को बताया जब उन्हें कवक के जीवाणुहीन निस्यंदों के साथ उपचारित किया। सक्रिय तत्व की पहचान के बाद में जिबरेलिक अम्ल के रूप में उनकी प्राप्ति हुई। पूछेगा कि जिब्रेलिक अम्ल की खोज किसने की थी? जापानी वैज्ञानिक ई कुरुसोवा ने की थी। कौन सा जो था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं एफ स्कोग तथा उसके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के अंतरपर्व को क्या बोलते हैं? इंट्रानोडल खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरित होता है जब ऑक्जिन के अलावा उसमें क्या डालते हैं मीडियम में? ऑक्जिन के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों का सत्व या ईस्ट का सत्व डालते हैं। यह नारियल दूध या डीएनए पूरक रूप में दिया जाता है, तभी वो प्रचुरित हो रहा था। मिलर एट आल 1955 में साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइनेटिन नाम दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि काइनेटिन नाम किसने दिया था? मिलर ने दिया था। मिलर एट आल का मतलब क्या है? मिलर और उसके सहकर्मियों ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले, मतलब जो कोशिका द्रव को बढ़ावा देने वाले पदार्थ की खोज की, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने? जिसका नाम दिया काइनेटिन। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? 1960 के मध्य में तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से, तीन अलग अलग वैज्ञानिकों का मतलब क्या है? जो वैज्ञानिक थे वो अपना प्रयोग अपने आप कर रहे थे, मतलब वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं थे और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहे थे, ने तीन तरह के निरोधक का शुद्धिकरण किया एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बी, बिल्गन सेकंड तथा डोरमीन है। ये नाम पूछता है कि जो वैज्ञानिकों थे वो क्या क्या निकाले थे। वो निकाला था पहला निरोधक बी के नाम से, उसी को निकाला था। दूसरा क्या था? बिल्गन सेकंड था। और तीसरा क्या था? डोरमीन था। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। इनका नाम एब्सिसिक अम्ल रखा गया, एबीए। एबीए के ये तीनों नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर पूछा गया है पिछले सालों में। एबीए को तीन और किन नामों से जाना जाता है? पहला निरोधक बी नाम से जाना जाता है, दूसरा है बिल्गन सेकंड नाम से, और तीसरा क्या है? डोरमीन नाम से। ये तीनों वैज्ञानिक अपना प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने अलग अलग इनकी खोज की, लेकिन बाद में जब गहन अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये जो उन्होंने खोजा है ये एक ही रासायनिक रूप है। और उसे बाद में क्या नाम दे दिया गया? उसे बाद में एक सामान्य नाम एब्सिसिक अम्ल दे दिया गया। उसके बाद आता है एच कजिन्स ने 1910 में यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया। एथिलीन की खोज किसने की? एथिलीन की खोज एच कजिन्स ने की। याद रखिएगा, कब की थी? 1910 में। जो एक गैसीय पीजीआर है, मात्र यही एक है जो गैसीय पीजीआर है। अब हम इन 5 तरह के पीजीआर के कारकीय प्रभाव का अगले भाग में अध्ययन करेंगे। ये तो अभी तक एनसीईआरटी ये बता रही थी कि कैसे इनकी खोज हुई। अब एनसीईआरटी ये बता रही है आगे कि ये पादपों में करते क्या हैं, इनका योगदान क्या है। अब योगदान के बारे में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी ने योगदान के बारे में क्या पढ़ाया है। पादप वृद्धि नियामकों का कारकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। सबसे पहला है ऑक्जिन। ऑक्जिन को क्या बोलते हैं? ऑक्जिन को आप कमेंट करके बताइएगा इसका और दूसरा नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में क्या बोला एनसीईआरटी ने? ग्रीक शब्द ऑक्जेन, ऑक्जेन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, उससे आया हुआ है। ऑक्जिन किससे आया है? ग्रीक शब्द से आया है। ये ध्यान दीजिएगा, ग्रीक लिखा हुआ है, लैटिन नहीं लिखा है। ग्रीक और लैटिन दो शब्द अलग अलग हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत डाउट होता है, वहाँ पर दे देगा लैटिन शब्द है, लैटिन नहीं है, ग्रीक शब्द है। ऑक्जेन से आया हुआ है जिसका अर्थ होता है बढ़ना। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। ऑक्जिन को सर्वप्रथम कहाँ से निकाला गया था? मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि ऑक्जिन को सर्वप्रथम कहाँ से
प्राप्त किया गया तो मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। शब्द ऑक्जिन एल्डोल 3 एस्टिक अम्ल, देखिए नाम आ गया। ऑक्जिन को क्या बोलते हैं, जो आपको बोला था कि कमेंट करके बताइएगा। ऑक्जिन को बोलते हैं एल्डोल 3 एस्टिक अम्ल, IAA बोला जाता है। तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिनमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशीलता वाले भागों में जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा पेपर बना तो यहाँ से पूछ सकता है कि जो ऑक्जिन होता है कहाँ पर बनते हैं। ये तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है बच्चों का और यहीं से गलत हो जाता है। वहाँ से क्रियाशीलता वाले भागों में जाते हैं। ऑक्जिन जैसे IAA एवं IBA को क्या कहते हैं, एल्डोल ब्यूटेरिक अम्ल, पौधे से निकाला जाता है। पौधे से निकाला जाता है का मतलब क्या है कि ये प्राकृतिक होते हैं। IAA और IBA कैसे होते हैं, प्राकृतिक ऑक्जिन है। तो आप पूछेंगे कि सर क्या इसे संश्लेषित अवस्था में भी बनाया जाता है, तो हाँ, ये संश्लेषित ऑक्सिन भी हम अपने तरीके से बनाए हैं। जैसे 2,4-D, ये हमने अपने तरफ से बनाया हुआ है, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ। आगे NCERT बोल रही है कि NAA, ये देखिए दिया गया है, NAA का फुल फॉर्म क्या है, नेप्थलीन एस्टिक अम्ल। तथा 2,4-D का पूरा नाम भी पूछेगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक अम्ल। ये दोनों याद रखिएगा। पहला हो गया NAA, दूसरा कौन सा हो गया, NAA का क्या नाम है, नेप्थलीन एस्टिक एसिड। और दूसरा क्या होगा 2,4-D को क्या बोलते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। ये कैसे हैं, कृत्रिम ऑक्जिन है। देखिए NCERT बोल रही है ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब क्या है, इनको हमने अपने आप से बनाया है। ये प्राकृतिक रूप से पेड़ों पर नहीं पाए जाते हैं। ऑक्जिन का उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती में प्रयोग किए गए हैं। ये तनों की कटिंग, कमलों में जड़ फूटने, रूटिंग में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम कोई कलम लगाते हैं पादपों की, जैसे आपने कभी गुलाब का पौधा लगाया है, उसकी कलम लगाई जाती है, तो उस कलम को यदि आप क्या करोगे, ऑक्जिन में डुबा कर लगाओगे, तो जो कलम है वो जल्दी से जड़ उससे निकल आएंगी, जिससे वो पौधा जल्दी से ग्रोथ करने लगेगा। यही बोल रहे हैं NCERT की ये रूटिंग में सहायता करता है। पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती है। ऑक्सिन पुष्पन को बढ़ा देती है, इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल क्वेश्चन यहाँ से आया है कि ऑक्जिन क्या करता है, ऑक्जिन पुष्पन को बढ़ा देता है। जैसे किसमें, जैसे अनानास में। ये याद रखिएगा, पादप का भी नाम याद रखिएगा, किसमें बढ़ाता है, अनानास में बढ़ाता है। ये पौधों के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों में एवं फलों के विलगन को बढ़ाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब कोई पत्ती या फल तरुण अवस्था में होता है, मतलब वो जन्म लेता है, मतलब अपने ग्रोथ के शुरुआती स्टेज में होता है, तब उसे गिरने से बचाता है। और जब वो जो होता है फल या पत्ती, जब अपने जरा अवस्था में जाती है, परिपक्व अवस्था में जाती है, तो उसको पेड़ों से गिराने में मदद करता है। बचाता भी है और गिराने में मदद भी करता है, दोनों में करता है, याद रखिएगा। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिका की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं शिखाग्र प्रधानता। ये क्या करता है, शिखाग्र प्रधानता को बढ़ाता है। सिरों को हटाने पर, जिसे क्या बोलते हैं, शिरा छेदन से प्रायः पार्श्व कलिका में वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण एवं बाड़, जो बाड़ मतलब, बाड़ का मतलब क्या होता है, खेतों के किनारे जानवरों से सुरक्षा के लिए क्या बाड़ बनाए जाते हैं, जिससे जानवर खेतों में ना आए, उसे बाड़ बोलते हैं। बाड़ बनाने, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेज मेकिंग में लागू होती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? यहाँ NCERT ने पूछा है कि ये क्यों ऐसा होता है। आपको पता होगा, यदि किसी पादप की हम शिखाग्र प्रधानता मतलब शिखाग्र कली को, ऊपर की कली को काट दें, तो जो ऑक्जिन होता है वहाँ से ऑक्जिन हट जाता है और जो पार्श्व कली होती है वहाँ पर वो काम करने लगता है, जिससे पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। सेम यही चीज़ जब वो चाय बागानों में होती है, तो चाय बागानों में हमें चाय के पेड़ों को लंबाई में वृद्धि नहीं करवाई जाती, वहाँ पर जो शीर्षस्थ कली होती है उसको काट देते हैं, जिससे क्या होता है, उसके साइड में जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है, जिससे पौधा ज़्यादा
नीचे से ग्रोथ करके ज़्यादा पत्तियां विकसित करता है, इसलिए इसे प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ ही ऑक्जिन क्या करता है, अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते हैं। ये क्या करता है, अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। ये किस में करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, टमाटर में करता है। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। शाकनाशी का मतलब क्या होता है, शाकनाशी का मतलब जो शाक को नष्ट करें, मतलब एक बीजपत्री पादपों को नष्ट करें या द्विबीजपत्री पादपों को नष्ट करें। शाक मतलब जैसे हमें कोई एक पादप प्राप्त चाहिए और दूसरे को नष्ट करना हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2,4-D होता है, जो 2,4-D है उसका व्यापक रूप से उपयोग द्विबीजपत्री खरपतवारों को नाश करने के लिए किया जाता है। 2,4-D का उपयोग किसके लिए किया जाता है, 2,4-D का व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों को नाश करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधे को प्रभावित नहीं करता है। यदि हम खेतों में 2,4-D का छिड़काव कर दें तो जो मोनोकाट होंगे उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो डाइकाट होंगे उनको वो नष्ट कर देगा। ये एनसीईआरटी बोल रही है। इनका उपयोग मालियों के द्वारा लान को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्जिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है और कोशिका के विभाजन में मदद करता है। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा युद्ध में किया गया था। कौन से युद्ध में किया गया था, वियतनाम युद्ध में। अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में क्या किया गया था, एक ऑक्जिन था जिसे बोलते हैं डाई ऑक्जिन। वियतनाम में क्या थे, बहुत से जंगली इलाके थे, वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे थे, तो उन सैनिकों को देखने के लिए उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर डाई ऑक्जिन का बहुत छिड़काव कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो द्विबीजपत्री पादप थे वो नष्ट हो गए थे, पूरे जल गए थे, मतलब सूख गए थे, जिससे वहाँ जो सैनिक थे वो छुप नहीं पा रहे थे। तो इसका युद्ध में भी प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा। कौन से युद्ध में, वियतनाम युद्ध में। आपको ये अलग से बता रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, जिसे एजेंट ऑरेंज बोलते थे। एजेंट ऑरेंज का बहुत ज़्यादा छिड़काव किया गया था। आप अगर वहाँ पर गूगल में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया गया था, जिससे सारे पादप मर गए थे, जिससे वहाँ के सैनिकों को देखने में या ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, इसलिए से इसका प्रयोग किया गया था। यह देखिए, ये चित्र दिया गया है, चित्र को देखते हैं। यह देखिए, ये ऊपर की, पहले वाले चित्र में ये ऊपर की है कली, शीर्षस्थ कली, इसमें इसको काट दिया गया है। ये देखिए, तब ये काट दिया गया है तो इन पर ये देखिए ये कलियां निकलना प्रारंभ हो गई हैं, पार्श्व कलिकाएं निकलना प्रारंभ हो गई हैं, जिससे ये अब चौड़ाई में वृद्धि करेगा, ना कि लंबाई में। एनसीईआरटी ने बोला भी है कि पादप में शीर्षस्थ प्रभाविता अग्रस्त, आ नंबर का चित्र का है, अग्रस्त कलिका की उपस्थिति कच्छक कलिका की वृद्धि को रोकती है। जब अग्रस्त कलिका को हटा देते हैं, लंबवत काट को काट देते हैं, तो कच्छस्थ कलिका के छत्रक हटाने के बाद शाखाओं के रूप में वृद्धि होने लगती है। ये देखिए, इन पर ये देखिए वृद्धि हो रही है, ये छोटी छोटी वृद्धि होना प्रारंभ हो गई जब इसे काट के हटा दिया है। जब ये इसे नहीं हटाया गया था तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये बनी हुई, यहाँ पर निकलती हुई नहीं दिख रही है। ये बोल रही है, इसे आप चित्र को देख लीजिएगा एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी किसके बारे में बोल रही है, आगे एनसीईआरटी ने जिब्रेलिन के बारे में पढ़ाया, जिसे क्या बोलते हैं, जीए। जिब्रेलिन एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है। 100 से अधिक जिब्रेलिक अम्ल की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है, मतलब 100 से ज़्यादा हम जिब्रेलिक अम्ल का यूज कर रहे हैं, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों से। इन्हें GA1, GA2, GA3 जैसे जिन्हें खोजा गया वैसे इनका नाम दे दिया गया है, इस तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA3 जो होता है वह जिब्रेलिन है जिसे सबसे पहले खोजा गया था और अभी भी सबसे अधिक सघनता से अध्ययन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि सबसे पहले कौन से जिब्रेलिक अम्ल की खोज हुई थी, तो GA3 नाम के जिब्रेलिन अम्ल की सबसे पहले खोज हुई थी। कौन से, GA3 नामक जिब्रेलिन अम्ल की सबसे पहले खोज हुई थी। ये देखिए, ये लिखा गया है, ये GA3, और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग भी वर्तमान समय में किया जाता है। सभी GA होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जिब्रेलिक एसिड नाम ही है एसिड, तो एसिड कैसा होगा, अम्लीय होगा ना। तो GA कैसे होते हैं, सभी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये पौधे में एक व्यापक दायरे की कार्य की अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। ये क्या करते हैं, अक्ष की लंबाई बढ़ाते हैं। पहला, ये देखिए, पहला कार्य क्या हो गया, अक्ष की लंबाई बढ़ाते हैं। और किस में बढ़ाते हैं, अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं।
दूसरा कार्य क्या हो गया, ये देखिए आपको अलग अलग उससे हाईलाइट करके बता देते हैं। दूसरा कार्य क्या है, जिब्रेलिन सेव जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि उचित रूप ले सकें। ये इनका दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य क्या है, तीसरा कार्य ये देखिए लिखा गया है कि ये जरा अवस्था को भी रोकते हैं, मतलब पौधे में जो फल होते हैं उनमें जरा अवस्था को रोकते हैं, जिससे क्या होता है ये पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहते हैं फल और बाजार में मिल सकते हैं। GA3 को आसवन शराब उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। माल्टिंग में इनका और शराब बनाने में भी जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जो जो क्या करता है माल्टिंग की गति को बढ़ा देता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिब्रेलिन छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। ये कार्य भी याद रखिएगा, और ये पूछा भी बहुत गया है कि यदि हम गन्ने के खेत में जिब्रेलिन एसिड डाल देंगे तो क्या होता है, प्रति एकड़ कितनी पैदावार बढ़ जाएगी, 20 टन बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी तैयार हो जाते हैं। जिब्रेलिन चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में ओल्टिंग पुष्पन से पहले अंतर पर्व का दीर्घीकरण को बढ़ा देता है। ये इसका एक कार्य और हो गया, ये भी याद रखिएगा। क्या करता है, चुकंदर, पत्ता गोभी, अन्य रोजेटी स्वभाव के पादपों में ओल्टिंग व पुष्पन से पहले अंतर पर्व के दीर्घीकरण को बढ़ा देता है। अब आते हैं तीसरा, जिसका नाम है क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजन में डालता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये कोशिका द्रव विभाजन में मदद करता है। और इसे काइनेटिन, काइनेटिन को किसका व्युत्पन्न माना गया था, आपको पहले बताया था, एडेनिन का रूपांतरण होता है, जो एक क्या होती है, प्यूरिन होती है, के रूप में। इसे सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था, इसे सबसे पहले एक मछली थी, मछली हेरिंग मछली के शुक्राणु से खोजा गया था। काइनेटिन पौधे में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। जो काइनेटिन होता है वो पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिन जो होता है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है। पौधों में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जियाटिन बोलते हैं। याद रखिएगा, पौधों में पाए जाने वाले साइटोकाइनिन को क्या बोलते हैं, जियाटिन बोलते हैं। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थ की खोज के क्रम में मक्का की अष्टि तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा चुका है। जियाटिन जो होता है वो कैसा होता है, जियाटिन होता है प्राकृतिक होता है। कहाँ से इसे निकाला गया था, मक्का की अष्टि से तथा नारियल दूध से इसे अलग किया गया है। जियाटिन के खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनिन जो होता है उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कथन और कारण वालों में सवाल पूछा जा सकता है कि जो प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, वो जहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर बनते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए मूल, शिखाग्र, विकासशील प्ररोह, कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। और इनके उदाहरण भी याद रख लीजिएगा। क्या क्या होता है, पहला हो गया उदाहरण के लिए मूल, शिखाग्र, विकासशील प्ररोह तथा कलिकाएं तथा तरुण फल। तरुण फल का मतलब जो नए फल निकलते हैं उनके लिए बोल रहा है। यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है। इंपॉर्टेंट है, जो साइटोकाइनिन होता है क्या करता है, शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों के संचारण को बढ़ावा देते हैं जिससे पत्तियों की जरावस्था में देरी होती है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जो कि ये देखिए जिब्रेलिक एसिड और जो साइटोकाइनिन होते हैं ये दोनों जरावस्था में देरी करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, पूरक हार्मोन बोल देते हैं। इसके अलावा जो कोशिका विभाजन करते हैं वो ऑक्जिन और साइटोकाइनिन दोनों करते हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं, पूरक हार्मोन हो जाते हैं। इनको याद रखिएगा, पूछ लेता है, क्योंकि इनके कार्य सेम होते हैं। पूरक हार्मोन क्या होते हैं, जिनके कार्य सेम होते हैं उन्हें पूरक हार्मोन बोलते हैं। अब इसके बाद बढ़ाया गया है किसके बारे में, एथिलीन के बारे में।
एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है और जरावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित किया जाता है। एथिलीन पौधे की अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव एवं द्विबीजी निमोद में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। ये क्या करती है? विलगन को बढ़ाती है। कहाँ पर बढ़ाती है? पत्तियों और फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति में वृद्धि करता है। श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक श्वसन बोलते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिएगा। श्वसन की इस गति को क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक श्वसन बोलते हैं। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है। मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत की तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा प्रवाह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करता है, अतः पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करता है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिता में सहायता करता है। ये देखिए, यहाँ पर भी अनानास आया है और आगजिन में भी अनानास आया था। दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, इनके कार्य याद रखिएगा। यहाँ पर क्या करता है? अनानास को फूलने तथा फल समकालिता में सहायता करता है। वहाँ पर क्या कर रहा था? वहाँ पर पुष्पन में आगजिन मदद कर रहा था। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने को में प्रेरित करता है। एथिलीन जो होता है अनेकानेक कार्य की प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला पीजीआर है। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा कि कृषि में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला पीजीआर कौन सा है? वो है अपना एथिलीन। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक कौन सा है? एथीफॉन। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो एथिलीन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रयोग जो होता है उसे बोलते हैं एथीफॉन बोलते हैं। एथीफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधों के अंतर्गत संचरित होता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथीफॉन में क्या होता है? एथिलीन पाया जाता है जो धीरे धीरे मुक्त करता है। एथीफॉन टमाटर एवं सेव में फलों को पकाने की गति को बढ़ा देता है तथा फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी तथा अखरोट में विलगन या विरलन करवाता है। यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो होता है क्या करता है? खीरों में मादा पुष्पों में वृद्धि करा देता है, जिससे क्या होती है? जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि हो जाती है। अब लास्ट आता है, लास्ट वाले का क्या नाम है? एब्सिसिक एसिड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सिसिक एसिड, जिसे एबीए बोलते हैं, की खोज विलगन एवं प्रसुप्ति का नियमन करने में उनकी भूमिका के लिए हुई थी। लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। एबीए बीज के अंकुरण का निरोध करता है। क्या क्या करता है? पहला हो गया बीज के अंकुरण का निरोध। का मतलब क्या होता है? बीज के अंकुरण को प्रोत्साहित नहीं करता है बल्कि उसे रोकता है। यह बाह्य त्वची पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधे को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहन करने हेतु मदद करता है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? इसका दूसरा नाम होता है तनाव हार्मोन। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसे तनाव हार्मोन बोलते हैं। एबीए बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जीएस को क्या बोलते हैं? जिबरेलिन एसिड के लिए एक विरोधक के रूप में भूमिका निभाता है। जो एबीए और जीए होते हैं ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आप सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि मतलब जो काम करेगा एब्सिसिक एसिड, उसका जस्ट विपरीत क्या करेगा? वो जिब्रेलिन एसिड करेगा। इसलिए एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा।
क्योंकि जीए जो होता है प्रसुप्ति को तोड़ता है, वहीं पर एबीए क्या करता है, प्रसुप्ति को बढ़ाता है। ये दोनों एक दूसरे में फाइट करते रहते हैं आपस में। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या अन्य कई पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती हैं। संपूरक का मतलब पूरक हार्मोन जो एक दूसरे में मदद करते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विरोधक बोलते हैं। ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये भूमिकाएं व्यक्तिक, निजी या योगवाही हो सकती हैं। इसी तरह पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती हैं जहां एक से ज़्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसुप्तीकरण, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में है। याद करें, जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक, जैसे बाह्य कारक में क्या क्या आता है, तापमान एवं प्रकाश, पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है जैसे बसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधे में गति आदि को प्रेरित करते हैं। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप दोनों बाह्य कारकों के पुष्पन आरंभ की भूमिका में पढ़ चुके हैं। ताप और जो प्रकाश है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार ये चैप्टर लगभग 35 मिनट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट उसमें हमने पूरा देखा था इसके पहले वाला, और इसमें हमने पूरे पीजीआर पढ़ लिए। आपको पूरे आसानी से हमने समझा दिया है। अब आप इसके बाद क्या कीजिएगा, पूरे चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा भी है तो आपके पूरे पीवाईक्यू एकदम आसानी से बन जाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पूरे पीवाईक्यू करने के बाद एक बार एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पीवाईक्यू कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा और समझ में आएगा, जिससे आपके सारे पीवाईक्यू आसानी से बन जाएंगे। और अब इसके बाद आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर समाप्त करने से पहले आपको ये बता दें कि आपको यदि इसके हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। इसके साथ साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर हम नीट से जुड़े कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी, हमारे वीडियो अब तक जल्दी से पहुँच जाएंगे। इस प्रकार आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।